नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू। पहले चरण में 18 जिलों में होगा पंचायत चुनाव। ग्राम प्रधान, क्षेत्र प्रधान और जिला पंचायत सदस्य के लिए होंगे नामांकन। प्रदेश के 18 जिलों की 88 तहसीलों और 212 ब्लॉकों में होगा नामांकन। कोरोना संक्रमित मरीज भी भर सकेंगे अपना नामांकन। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। पहले चरण में 18 जिलों में होगा पंचायत चुनाव। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए होंगे नामांकन। प्रदेश में कुल 18 जिलों की 88 तहसीलों और 212 ब्लॉकों में होगा ये नामांकन। बताते चले, इस दरमियान ये भी खबर आ रही है कि अब कोरोना संक्रमित मरीज भी भर सकेंगे अपना नामांकन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग लखनऊ से। आसिफ, बड़ी खबर आ रही है कि क्योंकि अब कोरोना संक्रमित मरीज जो है वो भी अपना नामांकन भर सकेंगे, इसको लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और प्रथम चरण के नामांकन के लिए भी आज से नामांकन शुरू कर दिया गया है और 18 जिलों में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन शुरू कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पंचायत चुनाव में कोरोना संक्रमित मरीज और उनके तीमारदार भी अपना नामांकन करा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है नामांकन स्थल पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, कहीं कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए जो है पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ग्राम प्रधान के 14,789, जिला पंचायत सदस्य के 719, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 19,313, ग्राम पंचायत सदस्य 1,86,000 जी 583 पदों के लिए नामांकन करेंगे। और इसके लिए जो है पूरा खाका प्रदेश सरकार ने, चुनाव आयोग ने तैयार कर लिया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जो है शासन और प्रशासन दोनों मुस्तैद है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर जो है पूरी तैयारी कर ली है और निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी मतदाताओं को लुभा न सके, इसके लिए वह शराब भी नहीं बांट सकते। अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रत्याशी की होगी और कार्रवाई होगी। साथ ही साथ शराब बंटने को रोकने के लिए आईजी रेंज और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिला निर्वाचन अधिकारी जो भी हैं जिस जिले में है वह पूरी तरह मुस्तैद बनाए हुए हैं और पूरी निष्पक्षता के साथ नामांकन भी और मतदान भी कराने की कवायद चल पड़ी है। जी बिल्कुल, प्रशासन की पूरी तैयारी है। लेकिन ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीज के लिए प्रशासन ने क्या खास तैयारी की है? क्योंकि एक तरफ जनता की भीड़ होगी, भीड़ को नियंत्रण करना होगा, तमाम तरह की व्यवस्था होगी, लेकिन ऐसे में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है प्रशासन के लिए कोरोना संक्रमित मरीज का नामांकन भरने को जो बात कही जा रही है, इसको लेकर खास तैयारी क्या की है प्रशासन ने? जी आपको बता दूं, कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जो है कई जिलों में जो है अलग से नामांकन दाखिल करने की, नामांकन फार्म जमा करने की जो है अलग से लाइन व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ तो मास्क के बिना कोई भी नामांकन नहीं कर सकेगा और न ही उसको नामांकन पत्र दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वह जो है कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद उसका प्रमाण पत्र भी किसी न किसी कई जिलों में जो है देना होगा, जिससे जो है जो कोरोना संक्रमण है और ऐसे जो प्रत्याशी हैं कोरोना संक्रमित प्रत्याशी जो होंगे उनसे जो है संक्रमण का खतरा न बढ़ सके, इसके लिए भी पूरी तैयारी की गई है। और नामांकन स्थल पर डॉक्टरों की टीम भी लगाई गई है कि अगर कोई मरीज जो है सीरियस होता है तो उसके उपचार की भी व्यवस्था की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि मास्क के बिना कोई भी प्रत्याशी नामांकन
नहीं दाखिल कर सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। पहले चरण में 18 जिलों में पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन शुरू होंगे। अब दूसरी रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर भी लखनऊ से ही आ रही है, जहां यूपी में 4 आईपीएस ऑफिसर का तबादला, सीबीसीआईडी के डीजे और एडीजी हटाए गए। इसके माथुर और विश्वजीत महापात्रा को नहीं मिली कोई नई तैनाती। महापात्रा और माथुर को अचानक हटाया गया है। आपको बता दें पीवी रामा शास्त्री को सीबीसीआईडी का दिया गया अतिरिक्त चार्ज। आरके स्वर्णकार बनाए गए एडीजी और सीबीसीआईडी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में 4 आईपीएस ऑफिसरों का तबादला हो गया है। सीबीसीआईडी के डीजी और एडीजी हटाए गए हैं। एसके माथुर और विश्वजीत महापात्रा को नहीं मिल पाई है कोई नई तैनाती। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता आसिफ बेग मौजूद है। आसिफ, 4 अफसरों का तबादला हुआ है, आईपीएस अफसरों का तबादला, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास उसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि शासन ने यूपी में 4 आईपीएसओ का तबादला किया है और सीबीसीआईडी के डीजी और एडीजी हटा दिए गए हैं। और सूत्रों का दावा है कि शासन कानून व्यवस्था के मद्देनजर और सरकार की छवि अच्छी बनाने के लिए जो है यह फेरबदल किया गया है। जो 4 आईपीएस के तबादले किए गए हैं उनको लेकर जो है एक मंथन हुआ, तब जाकर जो है इन आईपीएसओ का तबादला किया गया है। और सूत्रों का यह भी दावा है कि इसके लिए मंथन कई दिनों से चल रहा था कि जो कानून व्यवस्था है और अच्छी मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किया जाए। इसी के तहत जो है तबादले किए गए हैं। और आपको बता दूं कि रमा शास्त्री जो है चर्चित डीजी हैं, इनको जो है अभी सतर्कता के पद पर है। और साथ ही साथ महापात्रा और माथुर को हटा भी दिया गया है। इसके पीछे कहा जा रहा है कि जो है जो काम इनके कार्य हैं वो संतोषजनक नहीं थे, शासन को इनके कामों से संतुष्टि नहीं थी, जिस वजह से जो है इनको हटा दिया गया है। आगे भी सूत्रों का दावा है कि आगे भी कई अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं। जी 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 बिल्कुल आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से आसिफ बेग। तो आपको बता दें यूपी में 4 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। अपने 1 दिवसीय दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास के कार्यों का जायजा भी लिया। बताते चले मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही है और ममता बनर्जी अपनी हार से बौखला गई है, इसलिए वो अनाप शनाप बात कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी 25 साल और प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली नहीं। कल चुनाव में पराजय की बौखलाहट में अभी उनके बयान इस तरह के आते रहेंगे। और वो अगर उत्तर प्रदेश से कहीं से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है, और यहाँ नहीं वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से लड़ेगी तो शायद जितनी बड़ी पराजय उनकी नंदीग्राम से होने वाली है उससे बहुत बड़ी पराजय। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक 5 से 9 अप्रैल तक कोर्ट की कार्यवाही स्थगित रहेगी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट जरूरी मामलों की सुनवाई ऑनलाइन जरूर सुनेगा। तो बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें क्योंकि लगातार जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला लिया है 5 से लेकर 9 अप्रैल तक कोर्ट की कार्यवाही स्थगित रहेगी। लेकिन इस सब के बीच अगर कोई भी जरूरी मामले आते हैं तो इन जरूरी मामलों की जो सुनवाई है वो ऑनलाइन के जरिए की जाएगी। तो संक्रमण का आंकड़ा पूरे देश में बढ़ रहा है और इसी संक्रमण के आंकड़े को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नई गाइडलाइन जारी की है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक अब 5 से लेकर 9 अप्रैल तक कोर्ट की कार्यवाही स्थगित रहेगी, लेकिन अगर कोई भी जरूरी मामले इन सब के बीच आते हैं सामने तो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत उस मामले की सुनवाई जरूर की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट जरूरी मामलों की जो सुनवाई है वो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही करेगा। संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया है। तो वहीं लखनऊ में वकीलों की सुरक्षा की मांग को लेकर अधिवक्ता राकेश कुमार ने कानून बनाने की मांग की है। राकेश कुमार ने कहा है कि डॉक्टरों के लिए बनाए गए एक्ट के तर्ज पर वकीलों के लिए भी कानून बनना चाहिए। वहीं राकेश कुमार ने युवा वकीलों और ग्रामीण इलाकों से आए वकीलों के बेहतर भविष्य की कामना भी की। तो अधिवक्ता की सुरक्षा के लिए नए कानून की बात कही गई है। आपको बता दें, लखनऊ में वकीलों की सुरक्षा की मांग को लेकर अधिवक्ता राकेश कुमार ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा है कि वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए। राकेश कुमार ने कहा है कि डॉक्टरों के लिए बनाए गए एक्ट के तर्ज पर ही वकीलों के लिए भी एक कानून बनना बहुत ही जरूरी है। राकेश कुमार ने युवा वकीलों और ग्रामीण इलाकों से आए वकीलों से बेहतर भविष्य की कामना की। आर्थिक सहायता के लिए एक तो देखिए, आप लोगों को मालूम है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, जिसमें एक अमाउंट फिक्स किया गया है कि किसी की डेथ पर 5 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। अवध बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं की सहायता पहुंचाने के लिए अपनी एक स्कीम बनाई है। एक उसको डिस्ट्रेस फंड कहते हैं। डिस्ट्रेस फंड क्रिएट किया जाता है अलग से। किसी की बीमारी हो गई, उसको उनको थोड़ा सा हेल्प देना। किसी की डेथ हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपए की एक सहायता पहुंचाने के लिए इन्होंने एक स्कीम बनाई है। और निश्चित रूप से उसके लिए अधिवक्ताओं से अलग जो उनका एक सब्सक्रिप्शन मंथली होता है, उसके अलावा जैसे हम कोई केस फाइल करते हैं तो 100 रुपीज़ हमको अलग से पे करने पड़ते हैं, वो उसी डिस्ट्रेस स्कीम में। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ की, जहां हैंडलूम नगरी पिलखुवा के रहने वाले वैभव गुप्ता ने प्रदूषण को नियंत्रण रखने के लिए एक यंत्र तैयार किया है, जिसके इस्तेमाल से वातावरण में प्रदूषण कम होने का दावा किया जा रहा है। वहीं इस एयर ऑर्गेनिक प्यूरीफायर यंत्र के लिए ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले स्केन प्लांट का इस्तेमाल भी किया गया। ये प्लांट तुलसी से भी ज्यादा ऑक्सीजन देता है और साथ ही ये प्लांट डंडोर में भी सुरक्षित है। बता दें आपको कि लॉकडाउन में वैभव गुप्ता ने घर में रहकर प्रदूषण को कम करने के लिए इस यंत्र को तैयार किया था। लॉकडाउन में हम भी खाली, दुनिया भी खाली, और प्रदूषण हटाना ही है हम सबको। तो इस सिलसिले में मैंने शुरुआत करी थी कि हम कैसे प्रदूषण कम करें। तो इसमें ऐसा सोचा कि भाई मदर नेचर क्या करती है, तो जो मदर नेचर का काम है उसे हमने टेक्नोलॉजी की मदद से थोड़ा बहुत एडवांस कर दिया। इसमें हमने एक स्नेक प्लांट कहते हैं, ये स्नेक प्लांट तुलसी से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और इसे आप अपने कमरे में भी रख सकते हैं। ऑर्गेनिक एयर प्यूरीफायर है ये। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि इन्होंने नई टेक्निक यूज़ करी लॉकडाउन में, और हमें जब इन्होंने घर में लगाया तो हमें बहुत अच्छी फ्रेशनेस फील हुई। और मेरे बेटे को भी एक नई आगे बढ़ने के लिए भी उसको लगा कि हाँ मैं अपने फादर की तरह सीखूं। तो और हमारे सरकार भी ऐसी करती, प्रदूषण के ऊपर भी नई चीज़ें करती रहती है, तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। अगली खबर नोएडा से है, जहां नोएडा के सेक्टर 71 स्थित शिव शक्ति अपार्टमेंट के बीच बने ग्रीन बेल्ट की जगह पर प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित प्राइवेट अस्पताल बनने को लेकर पिछले 11 दिनों से लोगों ने धरना दिया हुआ है। वहीं आज महिला पुरुष सहित बच्चों ने भी हजारों की संख्या में कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये हमारे सेक्टर का आंगन है, हम यहाँ अस्पताल नहीं बनने देंगे। अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता है तो हम यही सब भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इस कैंडल मार्च के दौरान नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ नारे भी लगाए गए। मौके पर मौजूद सपा नेता सुनील चौधरी ने कहा है कि आज लोगों को प्रदर्शन करते हुए 11 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। अगर प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण लोगों की इस मांग को अनसुना करता है तो भूख हड़ताल भी किया जाएगा।
शनिवार को धरने में शामिल होने वाले लोग मुंह पर पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए भी नजर आए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की नोएडा की, जहां सेक्टर 71 में स्थित एक अपार्टमेंट की जगह पर अस्पताल बनने की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से लोग यहां धरना दे रहे हैं और इसी कड़ी में कल कैंडल मार्च भी निकाला गया। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पुलिस ने एक फेक करेंसी बनाकर सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, नकली नोट बनाने वाले गैंग का एक अनपढ़ युवक इंटरनेट और यूट्यूब की सफलता से नकली नोट बनाने का कारोबार कर रहा था। वही सूचना मिलने पर पुलिस ने तस्करों के पास से करीब 7,70,000 से ज्यादा की नकली करेंसी बरामद की है, जिसमें 2,000, 500, 200 और 100 के नोट शामिल है। इसके साथ ही पुलिस ने तस्करों के पास से एक नामी चैनल के फर्जी आईडी कार्ड, 18 मोबाइल, 8 फर्जी आधार कार्ड, 2 तमंचे, नोट छापने की मशीन, प्रिंटर, एक चोरी की बाइक आदि भी बरामद किया। ये हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने एक प्रोफेशनल ठग को गिरफ्तार किया और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। ये बहुत ही पेशेवर ठग है। इसके पास से 7,70,000 की नकली फेक करेंसी, हाई क्वालिटी करेंसी मिली है, जो कि इसने खुद एक सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से बनाई है। इसके पास से फर्जी प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल के फर्जी फेक आईडी मिले हैं, जो इसने बनवाए थे, और वो ये अपने आप को प्रेस का कह के पुलिस चेकिंग के दौरान बचने का प्रयास करता था। साथ ही साथ इसके साथ मल्टीपल फेक आधार कार्ड मिला है इसके पास, लगभग 18-19 मोबाइल फ़ोन चोरी के मिले हैं, हथियार भी मिले हैं जो आप देख सकते हैं, साथ ही साथ करीब 14। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब एटा की, जहां एटा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह के निर्देशन में अवैध शस्त्र निर्माण एवं बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जलेसर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की, जिसमें पुलिस की छापेमारी में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके पर एक तमंचा बना हुआ तो वहीं 2 तमंचे अधबने के साथ नाल, खोखा, कारतूस जैसी भारी मात्रा के शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। तो वहीं इस पूरे प्रकरण की प्रेस वार्ता कर अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि तीनों आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया है। आगामी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसको दृष्टिगत पुलिस द्वारा लगातार निवर्तमान कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सूरज बरसात थाना जलेसर में वहाँ पर एक ट्यूबवेल का कमरा है जंगल में, वहाँ पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर इंस्पेक्टर जलेसर द्वारा अपनी टीम के साथ वहाँ दबिश दी गई। तो वहाँ मौके पर 3 लोग फैक्ट्री चलाते पकड़े गए और मौके से 3 तमंचे तैयार हालत में और फैक्ट्री का पूरा सामान बरामद हुआ है। ये लोग आगामी पंचायत चुनाव को दृष्टिगत जो है तमंचे सप्लाई करने का प्रयास कर रहे थे, उसी क्रम में पकड़ा गया। आगामी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसको दृष्टिगत पुलिस द्वारा लगातार निवर्तमान कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें करीब आधा दर्जन दबंगों ने जूता व्यापारी की दुकान में घुसकर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। आपको बता दें, ये वीडियो दादरी कस्बे का है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पीड़ित की शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो वहीं बदाऊं के मुसागा झाग थाना क्षेत्र में ग्राम तिगलूपुर में जहरीली शराब की वजह से हुई मौतों के बाद आबकारी विभाग नींद से जाग गया। आपको बता दें, जिसके बाद अब जिले भर की शराब की दुकानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बताते चले, शहर के निकटगंज स्थित शराब की दुकान पर 1400 ढक्कन और 540 फर्जी QR कोड और कुछ नकली शीशियां बरामद की गई। तो वहीं दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज कर दुकान को भी सील कर दिया गया। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जी, एक संजय और दूसरा प्रेमदास की जी। 2 व्यक्तियों की मृत्यु। तो अब उसके रैंडमली आपने यहाँ क्या चेकिंग किया? वहाँ गांव में हम लोग जब चेक किए तो जो खाली शीशियाँ मिली थी, उसको स्कैन करने पर जिन जिन दुकानों का था वो दुकानें चेक की गई। उसमें एक टिकटगंज दुकान थी। यहाँ क्या क्या मिला है? यहाँ पे ढक्कन मिले हैं और QR कोड फर्जी मिले हैं। तो अब इसमें अग्रिम क्या कार्रवाई करेंगे? FIR।
खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां जिले में 23 जनवरी से हो रही जहरीली शराब से मौतों और करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि के बाद पुलिस की आंखें खुल गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को आईजी कविंद्र प्रताप की अगुवाई में हथीगवा के नौबस्ता में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 10 करोड़ की शराब बनाने के उपकरण, रैपर, शीशी, ढक्कन, पैकिंग मशीन, बारकोड और ओपी केमिकल से भरे ड्रम जमीन के नीचे दबे हुए मिले। बताया जा रहा है कि ये सारे उपकरण भूसे और पुवाल के ढेर में बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं हरदोई में पिनाही ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रखंड प्रमुख और शराब माफिया जयप्रकाश गुप्ता को पुलिस ने कस्बा मोहम्मदी रोड से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट पर पहले से ही मुकदमा दर्ज था और आरोपी पर 25,000 का भी इनाम घोषित था। तो वहीं आरोपी के ऊपर पहले से ही 14 मुकदमे दर्ज है, जिनमें हत्या, जानलेवा हमला, चोरी, SC/ST एक्ट, NDPS आदि के मुकदमे शामिल हैं और पहले भी आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना पिहानी के रहने वाले हैं जयप्रकाश गुप्ता और JP इनका नाम है। ये शराब माफिया हैं इस जनपद हरदोई के। इनके विरुद्ध 14 मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था और गैंगस्टर एक्ट में ये वांछित चल रहे थे। इनको स्वाट टीम, SOG और पिहानी थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इस अभियोग में अग्रेसर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के कुशीनगर की, जहां कुशीनगर में देर रात एक घर में आग लग गई। पूरी घटना कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मलुकड़ी गांव की है। आपको बता दें, आग लगने के कारण घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। तो वहीं संभल में चलती कार में अचानक आग लगने का मामला सामने आया। ताजा मामला आपको बता दें, नखासा थाना इलाके के संभल मुरादाबाद मार्ग का है। बताते चले, आग लगने के कारण LPG गैस लीक होना बताया जा रहा है। तो वहीं हालांकि आग लगने से कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ये तस्वीर हम आपको यूपी के संभल की दिखा रहे हैं, जहां अचानक एक कार में आग लग गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस आग लगने के बाद किसी भी तरह की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी के गृह जनपद चौरी चौरा में एक साधु की निर्मम हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि साधु 40 साल पहले गांव छोड़कर गायब हो गया था। बताया जा रहा है कि साधु 40 साल बाद अपने गांव वापस आया और 2 महीने से अपने गांव में ही रह रहा था। साथ ही साधु अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की भी बात कर रहा था। तो वहीं साधु की हत्या के बाद उसके परिजन फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। पुलिस ने कहा है कि साधु के पास से 4 मकान और संपत्ति है। सभी मकानों पर ताला मार दिया गया और परिजनों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और बहुत ही जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। परोरा गुप्ता, स्वर्गीय डोहर गुप्ता जो कि साधु थे, उनका सिर पूछ करके ईंट पत्थर से हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाले मृतक परोरा गुप्ता के सगे भाई प्रद्युम्न गुप्ता की पत्नी मुन्नी देवी और प्रद्युम्न गुप्ता के 2 बेटे अरविंद व अनिरुद्ध, ये लोग हैं। संपत्ति विवाद में इन लोगों ने इनकी हत्या की है। मौके से ये लोग फरार हो गए हैं। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।